हुआ कि वो 39 इयर्स ओल्ड हिटमैन एक 13 साल के बच्चे में ट्रांसफॉर्म हो गया। अगर आपको साकामोटो डेज और स्पाई एक्स फैमिली पसंद आया था तो ये एनिमे आपकी फेवरेट लिस्ट में आने वाला है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और अपने सर पे लेवल 3 का हेलमेट और वेस्ट पहन लो। पता नहीं कहाँ से तुम्हें गोली आके लग जाए। तो अपनी कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें लेजेंडरी हिटमैन जोजो ओगामी को दिखाया जाता है, जो कि पहले तो सिक्योरिटी कैमरा को डिस्ट्रॉय करता है और सीधा एक वेयर हाउस के अंदर आ चुका था, जहाँ पे एक पूरी गैंग बैठ रखी होती है और कुछ पर्सन जोजो से बकवास करने लग चुके थे। अबे तू अंदर कैसे आया? अरे जाने दो यार, बच्चा है, चल अब बाहर निकल चुपचाप यहाँ से। ये तुम्हारे जैसे लोग के लिए जगह नहीं है जहाँ पे तुम टहल सको। लेकिन जोजो उनकी बकवास कहाँ सुनने वाला था, उससे दूसरे पर्सन के हाथ से गन को छीना और भाई उसी खोपड़िया में छेद कर दिया, जिसके बाद वो सारी लाइटों को फोड़ता है और उसके बाद वो सारे बंदों की तोड़ता है। ये देख के एक मोटे बंदे की फट चुकी थी तो उसने आगे से गीली और पीछे से पीली कर दी और वो एक बैग को छुपाते वहाँ से भाग रहा था। पर मगर कब तक एकदम से जोजो उसके सामने आता है और अपनी मुट्ठी को जोर से कस के मोटे के पेट में दे मारता है, जिससे कि मोटा फुटबॉल की तरह गेट में जाके लगता है और सीधा बेहोश हो चुका था। कुछ देर बाद जोजो का एक साथी आकर, जिसका की नाम कोतात्सु निकोटा होता है, उस सूटकेस को खोलता है जिसके अंदर बस एक कांच की बोतल होती है, इसके अंदर मधुमक्खी का एक छत्ता था। जहाँ पे भाई जोजो भाई साहब को इसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता तो वो उस जार को उठा के दूसरी ओर फेंक देते हैं और घर जाने से पहले मस्त रामेन ठूस रही थी। भाई इसके शक्ल से तो ऐसे लग रहा है रामेन ये नहीं, रामेन इसे खा रहे हैं। हमें अगली सुबह के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे जोजो अपने अपार्टमेंट में जा रहा था पर मैं एक बच्चे से टकरा चुका था। बच्चा कहता है, सर मुझे माफ करना, मैंने आपको देखा नहीं। जोजो कहते कि बच्चे तुम ठीक तो हो ना? पर मैं उसकी भयानक सी शक्ल देख के बच्चा डर के मारे वहाँ से भाग चुका था। जोजो अपने रूम में आते हुए बता रहा होता है, पता नहीं पर मगर क्यों जो बच्चे हैं वो मुझसे बहुत डरते हैं, मेरी उनसे इतनी बन नहीं पाती। और ये सब कहते हुए अपनी फैमिली फोटो को देख रहा था, जहाँ पे उसकी वाइफ और एक छोटी बेटी भी होती है। जोजो हमें बताता है कि दरअसल काफी टाइम पहले ही वो मेरे साथ रहना बंद कर चुकी हैं और यहाँ पे मैं अकेले रहता हूँ। ऐसा कहते हुए जोजो के कपड़ों में दिखाया जाता है कुछ मूव हो रहा था। दरअसल ये एक मधुमक्खी होती है जिसने की जोजो के गले में काट दिया होता है, लेकिन जोजो ने तुरंत इसे थप्पड़ मार के वहीं पे खत्म कर दिया। जोजो कहता है, आखिरकार इतनी बड़ी मधुमक्खी मैंने इसे आज तक नहीं देखा और ये दिखने में इतनी अजीब सी क्यों है? मुझे क्या हो रहा है? आखिर मेरा दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है? और उसे कुछ समझ आ पाता उससे पहले वो बेहोश हो चुका था, पर मगर तब तक वहाँ पर कोतात्सु पहुँच चुका होता है। और अब कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा जोजो होता है वो एरी नाम की एक लड़की के सामने था, जहाँ पर वो हमारे जोजो को घूर रही होती है और जोजो कहता है कि मुझे क्या हुआ? जैसे ही वो खुद को शीशे में देखता है उसके तो भाई मधुमक्खी के साथ तोते भी उड़ चुके होते हैं, क्योंकि वो एक बच्चे में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। और आप लोग को मैं बता दूं, जो एरी है वो हमारी जोजो की एक्स वाइफ है। जहाँ पे एरी जोजो को बता रही होती है, दरअसल तुम्हारे ऐसे बच्चे में ट्रांसफॉर्म होने का कारण ये मधुमक्खी है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा वायरस डाला गया था जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जेनेटिक्स को मैनिपुलेट कर सकता है। और जिस कंपनी को तुम टारगेट कर रहे थे वो इसी के ऊपर रिसर्च कर रही थी। और हाँ मैं तुम्हें बता दो, जिस मधुमक्खी ने तुम्हें काटा है वो ऑर्डिनरी मधुमक्खी नहीं थी। जोजो तो सुन के बहुत डर चुका था और वो कह रहा होता है, प्लीज मुझे एरी कह दो कि तुम मुझे नॉर्मल कर सकती हो, प्लीज मुझे ये मत कहना कि तुम मुझे ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि तुम बहुत बड़ी डॉक्टर और साइंटिस्ट हो, तुम जियो साइंस सिंडिकेट की साइंस डिवीजन की चीफ हो, प्लीज मुझे कह दो कि तुम मुझे ठीक कर सकती हो। एरी कह रही होती है कि तुम कह तो ठीक रही हो, पर मगर इसका मैं भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे इस वैरम के बारे में कुछ नहीं पता। वैसे जोजो तुम एक बच्चे में ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा है। लेकिन पर तभी जोजो को उसके बॉस का कॉल आता है। हेलो जोजो, क्या ये तुम ही हो? हाँ यार ये मैं ही हूँ, मेरी आवाज थोड़ी अलग हो चुकी है, मैं क्या करूँ? जैसे कि मैंने सोचा था तुम्हारे साथ तो काफी बुरी चीजें चल रही हैं। जोजो कहते कि सर आप चिंता मत करो, मैं काम में फिर भी आ जाऊंगा। ये सुन के जोजो का बॉस काफी खुश हो चुका था और वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया मिशन है और ये तुम्हारे लिए काफी परफेक्ट सूट होता है। दरअसल मैं चाहता हूँ कि तुम एक मिडिल स्कूल को ज्वाइन करो। आप ये क्या कह रहे हो? क्या आपका दिमाग खराब हो चुका है? अरे जोजो मेरी बात तो पहले सुनो। दरअसल मैं अपनी बेटी को प्राइवेट मिडिल स्कूल में डालना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम जाके स्कूल को पूरा इन्वेस्टिगेट करो। और भाई होना क्या था, जोजो भड़क चुका होता है। आपने मुझे कहा कि मेरे लिए आपके पास जॉब होगी और आप मुझे बच्चों की तरह पढ़ने के लिए भेज रहे हो, क्या आपका दिमाग खराब हो चुका है? पर मैं कहते भी एरीज कहने लग जाती है, अरे तुम बॉस की बात मान लो, वैसे भी तुमने मिडिल स्कूल को ड्रॉप आउट कर दिया था, अब तुम भी शुरू मत हो जाओ, क्या तुम्हारा भी दिमाग खराब हो चुका है? मैं मिडिल स्कूल में जाके करूंगा भी क्या? जोजो के बॉस को पता होता है कि आखिरकार जोजो कैसे मनाना है, जहाँ पे वो कह रही थी जोजो ये एक ऑर्डर है और वैसे भी तुम्हें पैसा मिलेगा इस काम का। पैसे का नाम सुनते ही साथ भाई साहब इसके कान खड़े हो चुके थे। जहाँ पे वो स्कूल जाने के रेडी हो चुका होता है, कोतात्सु ने जोजो को स्कूल यूनिफॉर्म और स्पेशल ग्लासेस भी दिए होते हैं, जिसमें की ईयरपीस और कैमरा लग रखा था ताकि हमारा जोजो
किसी दिक्कत में पड़ जाए तो उसकी कोटासु मदद कर सके। आगे क्लास के अंदर सारे बच्चे एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं जो कि आज नई ज्वाइन हुई थी। अब बारी आती है हमारे भाई जूजू की और वो कह रहा होता है कि हेलो दोस्तों, मेरा नाम जूजू आगामी है और आज से मैं तुम्हारी क्लास में पढ़ने वाला हूँ। और भाई कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन। हमारे जूजू ने यहाँ पे तो भाई पूरा का पूरा हक दिया था। सारे के सारे स्टूडेंट्स के बारे में बातें करने लग चुकी थी, खासकर लड़कियाँ। अरे यार तुमने देखा वो अच्छा दिखाई नहीं देता। हाँ तुम ठीक कह रही हो, बोरिंग सा भी है, मेरे टाइप का तो बिल्कुल भी नहीं। भाई साहब लड़कियों का ऐसा होता है कि ये मेरे टाइप का नहीं, वो मेरे टाइप का नहीं। और लड़का भाई उसको क्या चाहिए, एक लड़की और वो भी जिंदा, उसके अलावा कुछ और नहीं। कोतासु जूजू को डांट रहा होता है कि बॉस आप ये क्या कर रहे हो, आप ढंग से अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दे सकते। वो सारे बच्चे आपके बारे में क्या क्या सोच रहे हैं, आपको उनसे दोस्ती करनी है ना कि अपने बारे में फालतूगिरी बतानी है। जहाँ पे भाई साहब जो परेशान होके फिर से आता है, कहता है मुझे माफ करना, मैं ढंग से इंट्रोडक्शन नहीं दिया। दरअसल मेरी हॉबी क्या है वो तो मुझे खुद भी नहीं पता। खैर उसे जाने दो, मैं किसी को भी टपका सकता हूँ और ऊपर से मेरी स्नाइपिंग बहुत अच्छी है। क्लास में काफी देर का ऑकवर्ड साइलेंस फैल चुका था। जूजू कहते अरे तुम लोग गलत समझ रहे हो, मैंने वीडियो गेम में कहा। ऐसा कहने के बाद वापस से अपनी सीट में के बैठ चुका होता है। बच्चे उसके बारे में गॉसिप कर रहे थे। जैसे तैसे करके बेचारे जूजू का आज पूरा दिन निकल चुका था और जब अपनी शूज पहन रहा होता है तभी एक लड़की जूजू को जान के धक्का दे देती है। अरे मैं तुम्हें देखा नहीं क्योंकि कीड़े मकोड़ों के ऊपर हम ध्यान नहीं देते, चूंकि गेम में घुसे रहते हैं और बकवास करते हैं। अरे चलो ऐसी मत बोलो, तुमने सुना था ना उसकी हॉबी क्या क्या है। हमारे जूजू को तो इतना तक नहीं पता होता कि उन्हें जवाब कैसे देना है और वो भी कोटासु से पूछ रहा था। ओए कोटासु, क्या इन दोनों को मैं जान से मार दूं? नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आगे जो हमारा कोटासु होता है वो जूजू के लिए खाना बनाता है और जब वो कोटासु के हाथ का खाना खाता है भाई साहब वो तो प्लेट भी चाट चुका था। कहते कि बहुत टेस्टी हो रहा है। दरअसल वाइफ और डॉटर के छोड़ने के बाद जो हमारा जूजू था वो हमेशा से अकेला रहा करता और जो उसे मिल जाता वो वही चाट के खा जाता। यहाँ पे कोटासु उसे एक लेक्चर दे रहा था कि जो आपने अपना इंट्रोडक्शन करा वो एक नंबर का घटिया था। अरे इससे अच्छा तो नर्सरी क्लास के बच्चे इंट्रोडक्शन देते हैं भाई। और बॉस याद रखना, अगर आप वहाँ से एक्सपेल हो गए मतलब आपकी जॉब गई, आपके पैसे गए और इस बच्चे को आखिरकार कौन ही जॉब देगा। जो उसकी बात समझ रहा होता है पर मैं उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर ये उसका जानने वाला नहीं होता तो ये इसकी जान ले लेता। अगले दिन जब हमारा जूजू होता है वो अपनी क्लास में था जहाँ पर जूजू याद कर रहा था कि इस टाइम पर मैं गन्स को असेंबल करना, अखबार में क्या चल रहा है वो सब कुछ जानता था और बस पढ़ता रहता था। लेकिन जब जूजू अपने आसपास देखता है कि बच्चों को पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और वो ये देख के काफी हैरान हो चुका था कि उसे काफी मजा आ रहा होता है पढ़ाई करने में। ऐसा करते करते शाम हो चुकी थी और स्कूल की छुट्टी होने वाली होती है और हमारा जूजू तो भाई मुंह पकड़ के रोने लग चुका होता है क्योंकि उसे पढ़ाई करने में बहुत मजा आया था। जूजू के मन में चल रहा था साइंस, मैथ्स और मॉडल आर्ट ये सब्जेक्ट कितने अच्छे हैं, आखिरकार पहले मैंने पढ़ाई क्यों नहीं करी। और रात के वक्त कोतासु जूजू को खाना खाने के लिए बुलाने आया होता है तो वो देख हैरान हो जाते कि जूजू तो मस्त भाई अपना होमवर्क पूरा कर रहा था और काफी ज्यादा उस पर ध्यान दे रहा होता है। और हमें अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे शाम के टाइम जूजू अपना पढ़ाई करते हुए घर जा रहा होता है पर मगर तभी से लड़कियों की चिल्लाने की आवाज आती है क्योंकि यहाँ पे एक आदमी आ चुका था जो कि भाई पूरा नंग धड़ंग होता है। ऊपर से इसने पांडा मास्क पहन रखा था और इसे सिक्योरिटी गार्ड की एक ही रात में माँ बहन एक कर दी होती है और भागते हुए उन्हीं दो लड़कियों के पास आ चुका था जिसने कि जूजू को काफी ज्यादा भला बुरा कहा था। कोटात्सु भी कह रहा होता है कि देखो बॉस उन्हें उनका कर्मा मिल रहा है, उन्होंने आपके साथ बुरा करा अब उनके साथ होगा। लेकिन जूजू कहता है कोटात्सु जो लड़कियां हैं वो मेरी बेटी की उम्र की है और तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बुरा आदमी हूँ कि मेरे सामने कुछ गलत हो रहा होगा और मैं अपना मुंह फेर के चला जाऊँ। कोटात्सु से कह रहा होता है पर मेरे बॉस आपको किसी के सामने नहीं आना। लेकिन जूजू तभी एक लड़की के पास जाता है और उसको धक्का मार के चॉक बॉक्स को नीचे गिरा देता है और इलेक्ट्रिक पेंसिल शार्पनर को उस पांडा के मुंह के सामने से गुजारता है। जब पांडा का ध्यान शार्पनर की ओर जाता है तभी जूजू अपने बैग से गन निकाल के पांडा के ऊपर फायर कर देता है और उससे काफी ज्यादा स्मोक फैल चुकी होती है। जूजू तुरंत ही अपनी स्पीड का यूज करके पांडा के पास जाकर उसके पीठ में जैसे ही पंच मारता है पांडा का नीचे से तो नहीं पर मगर आंखों से पानी जरूर आ चुका था और उसे इससे काफी दर्द हुआ होता है। पर मगर जूजू को लगा था इस एक अटैक से पांडा बेहोश हो जाएगा पर मगर वो नोटिस करता है कि वो छोटी बॉडी में होने की वजह से पहले की तरह अपनी स्ट्रेंथ का यूज नहीं कर पा रहा है। पांडा तभी अपने कच्छे के अंदर हाथ डालता है और मुझे लग रहा है द फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन एनिमी की तरह
रहा, जहाँ पे गिल्ड मास्टर की चड्डी डोरेमोन की पॉकेट से कनेक्ट थी। इस पांडा की बिल्कुल सेम ऐसे होने वाली है, क्योंकि अपने कच्छे के अंदर से भाई एक ग्रेनेड बाहर निकालते हुए कहता है, अरे बच्चे चिंता मत कर यार, दोनों साथ में नर के जाएंगी और वो ग्रेनेड फट के जाएंगी। और वो ग्रेनेड फट पाता उससे पहले जुजू ने पांडा की गोटियां फोड़ दी होती है, जिससे पांडा बहुत जोर से चिल्ला रहा था और वो कहता है, अबे साले तू भी लड़का है, पर मगर तूने ये जान के करा ना, साले मेरा श्राप लगेगा तुझको। लेकिन जुजू उसकी बात कहाँ सुनने वाला था। उसने फटाफट उसके हाथ से ग्रेनेड को लेकर हवा में ही उसे अपनी गन से ब्लास्ट कर दिया होता है और स्वाइग में कहता है, लड़कियों के ऊपर हाथ उठाना बुरी बात होती है, आगे से बात को याद रखना। तभी वो लड़की अपने सामने जुजू को देखती है और वो उसे कहती है, जुजू की तुमने हमारी जान को बचाया, तुम्हारा शुक्रिया। जुजू तभी कहता है, अरे तुम ये क्या बात कर रही हो, मैं तो एक डरपोक काफी ज्यादा उल्लू सा लड़का हूँ। दरअसल यहाँ पे एक लड़का है जिसने उस पांडा को मार के भगा दिया। मैं तो एक कमसम कली हूँ, मेरे हाथ देखो कितने पतले पतले हैं, आखिरकार मैं उसे कैसे मारता। लेकिन उन दोनों लड़कियों को तो ऐसा लग रहा होता कि जुजू ने उसे मारा और ये उनका बना रहा है। आगे जुजू की वाइफ और उसकी बेटी इसी न्यूज को देख रही होती कि पांडा ने स्कूल के ऊपर अटैक करा। अब कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि दरअसल आज सारे बच्चे होते स्टडी के लिए स्कूल ग्रुप को बना लेते हैं और सब उसमें ज्वाइन हो रही थी। हमारे जुजू को छोड़कर और जो सारे बच्चे होते हैं वो जुजू से नहीं पूछ रहे होते, क्योंकि सबको काफी अजीब लगता है। जुजू भी अपने मन में कह रहा होता है, अबे सालों पहाड़ पे जाओ, तुम मुझे ज्वाइन नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगा क्या। तभी वो दोनों लड़कियां जिनका की नाम रीका तकाडा और तोमोमी बाबा होता है, हाँ भाई सच में बाबा हमारे इंडिया वाले, वो भाई जुजू से कह रही होती है, जुजू क्या तुम ग्रुप में ज्वाइन नहीं कर रही हो, हमारे सारे दोस्त ज्वाइन कर रही हैं, तो तुम्हें भी ज्वाइन करना चाहिए। और वैसे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हम दोनों की जान बचाने के लिए। और भाई साहब जुजू भी ग्रुप में ज्वाइन हो चुका था, पर घर में आने के बाद उसका दिमाग चकरा रहा होता है। वो कहता है, भाई साहब ये क्या हो रहा है, ये तो भूरी की स्पीड में सब लोग मैसेज कर रहे हैं। प्यारा ये आया भूरी, ये आया भूरी। इतना तेज मैसेज कर रहे हैं कि मैं एक पढ़ने जाऊँ तब तक 5-6 मैसेज और आ जा रहे हैं। आखिर तभी एरी का कॉल आता है, जहाँ पे उस जुजू को बता रही होती कि दरअसल जिस मधुमक्खी ने तुम्हें काटा था मैंने उसकी जांच पड़ताल करी है, वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि उसे साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया था और जिसने उसे क्रिएट करा दरअसल वो कंपनी मिसियो का फार्म है और लास्ट 10 सालों के अंदर उनकी ग्रोथ काफी अनबिलीवेबल है और तुम्हें सुन के हैरानी होगी। दरअसल वो कंपनी हमारे देश के नंबर 2 पोजीशन को होल्ड करती है और उस ओनर की जो बेटी है वो तुम्हारी क्लास में है और उस लड़की का नाम नोरिन मिसुओ का है। और अगर क्या पता तुम उस लड़की से दोस्ती कर लो तुम्हें मधुमक्खी के बारे में बता दें। अगले दिन जो जुजू होता है वो स्कूल जाते हुए पढ़ाई कर रहा था। कोटासु पूछ रहा होता है कि बॉस आप क्या दिखाने के लिए पढ़ाई करते हो। जुजू बताते कि नहीं दरअसल मुझे पढ़ने में काफी मजा आ रहा है और ये सुन के वो काफी हैरान हो चुका था। आगे जो रीका और तोमोमी होती है हमारी जुजू गुड मॉर्निंग विश करती है। जुजू स्माइल के दोनों गुड मॉर्निंग विश करता है, पर उसकी स्माइल भी क्रीपी होती कि वो दोनों कहती कि मत ही करो तो अच्छा होगा। आखिरकार जुजू तुम ग्रुप में ज्वाइन क्यों नहीं करते, तुम्हारे तो एक मैसेज मुझे दिखाई नहीं दिए। जुजू के मन में चल रहा था, अबे यार वो फालतू चीज कौन करता है, पर मैं उनके सामने वो कह रहा था मैं ढंग से बात नहीं कर पाता, मैं ट्राई जरूर करूंगा। क्लास में आ जाने के बाद जुजू का निशाना नोरिन बन रखी होती, वो लगातार उसे देखे जा रहा था और उसे ऑब्जर्व करता है कि वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी है और जो सारे लड़के हैं नोरिन को हमेशा घुरा करते हैं, नोरिन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। आगे हमारा जुजू ये भी नोटिस करता है कि पढ़ने में बहुत अच्छी है। अब जुजू डिसाइड करता है कि वो नोरिन से बात करेगा और वो उसके पास आते हुए कहता है, नोरिन क्या तुम्हारे पास 1 मिनट होगा। नोरिन भाई गुस्से में कहती है, आखिरकार तू कौन है, निकल जाए यहाँ से क्रीपी कहीं के। भाई साहब हमारा लड़का डर चुका था, वहाँ से जाते हुए कहते मुझे माफ करना और जैसे गेट के बाहर आता है बेचारे के पैर से लेके सर तक पूरे बाल हाथ पैर कांपने लग चुके थे। एक लड़की की मुँह से ये सुनना, वो भी मुझ जैसे बूढ़े आदमी को, मैं शर्म के मारे कहीं पे जाके मर जाऊंगा भाई। और उसे बहुत बुरा लग रहा था। रीका और तुम के संभालते हैं और जुजू ने उन्हें सब कुछ बता दिया होता है। अच्छा तो तुम मुझसे बात करना चाहते हो, क्या तुम्हें नहीं पता नोरिन को लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं और वो उनसे बहुत नफरत करती है। उसके पेरेंट्स के पास बहुत पैसे हैं, लड़कियां तक भी उससे बात करना पसंद नहीं करती। एक बार एक लड़की ने उसे हिम्मत करके प्रपोज करा, पर मैंने उसे ऐसे रिजेक्ट करा कि उसने भाई स्कूल ही छोड़ दिया। इतनी सारी बातें सुनने के बाद जुजू होता अपने घर जा रहा था, पर मगर इस रास्ते से वो पहली बार आया होता है। दरअसल जुजू को यहाँ पे एक रामेन की शॉप दिखाई दी और उसे काफी भूख भी लग रही थी। दरअसल जुजू का अपार्टमेंट भी आगे ही बढ़ता है तो वो रामेन की शॉप के अंदर घुस चुका था, लेकिन वही देख के हैरान हो जाता है यहाँ पे नोरिन पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है। दोनों एक दूसरे को देख के हैरान हो चुके थे और कुछ नहीं कह रहे होते। जुजू चुपचाप अपनी जगह पे बैठ चुका था। नोरिन उसके पास आती हुई कहती कि सर आप क्या लोगी,
मैं सीजन एग के साथ रामेन लूंगा। अरे पर मगर ये यहाँ पे कर क्या रही है? मुझे नहीं पता था कि ये काम करती है यहाँ पर। इसे तो लगेगा कि मैं इसे स्टॉक कर रहा हूँ और इसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। इतने बड़े बाप की बेटी और एक रामेन की शॉप पे काम कर रही है। मिडिल स्कूलर को पार्ट टाइम जॉब करना अलाउ नहीं होता। अब ये भी हो सकता है, क्या पता ही कोई और हो। जूजू के रामेन आ चुके होते हैं और वो उतना ध्यान ना देते हुए अपने रामेन को एंजॉय कर रहा था। और उसने ऐसे रामेन आज तक नहीं खाई होती। इवन उसका सूप भी उसे बहुत पसंद आ रहा था। नॉरेन तभी वही जूजू के पास आती हुई कहती है, सर जब शॉप बंद हो जाएगी क्या आप मुझे शॉप के बाहर मिलोगे? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कुछ देर बाद वो दोनों बात कर रहे होते हैं जहाँ पर नॉरेन कह रही थी, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ये तो हमारे स्कूल से बहुत दूर है। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब क्या है? मेरा घर बगल में ही है। नॉरेन अपना सर पकड़ के पीट रही होती है और वो कहती है, मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पे कोई आएगा। कि स्कूल से जगह बहुत दूर है। हैंग आउट करने नहीं क्लास वाले या फिर कोई भी यहाँ पर मुझे कभी दिखाई नहीं देगा। मैंने तभी यहाँ पे काम करने का डिसीजन लिया था। प्लीज होगा भी क्लास में किसी को इसके बारे में मत बताना। जूजू कहते कि हाँ मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मेरा कोई दोस्त नहीं तो मैं किसी ही बताऊंगा। आगे वो दोनों अपने अपने घर निकल रहे होते हैं जहाँ पे जूजू की क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी। इतने बड़े फैमिली की बेटी जहाँ पैदल घर जाती है, मिसू का बता रही होती है दरअसल मुझे सब कुछ पसंद नहीं और वो रामेन की शॉप मेरी अंकल की शॉप है। मैं वहाँ पे काम नहीं करती पर मगर मैं उनकी हेल्प करती हूँ वहाँ पर। जूजू पूछ रहा होता है तुम्हारा कुछ न कुछ तो रीजन जरूर होगा वहाँ पे काम करने का। अब नॉरेन अपनी कहानी खुल के बताती कि दरअसल जो मेरी मॉम है वो कैनेडियन है, इस वजह से हमेशा मुझे वो पार्टी में लेके जाया करती थी और मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ आदमियों से मिलाया ताकि अपने फ्यूचर हस्बैंड को खुद डिसाइड कर सकूं। तो मुझे पता ही होगा कि मैं काफी बड़ी दिखाई देती हूँ, तो वो सारे पर्सन मुझे ग्रो अप वुमेन की तरह ट्रीट कर रहे थे। पर मैं तो उस टाइम एलिमेंट्री स्कूल में थी और वो मुझे बड़ों की तरह ट्रीट कर रहे थे, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और वो क्लास की लड़की बिल्कुल मुझे ऐसे ही देखती है। जूजू वही समझ चुका होता है कि आखिरकार इन लड़कों को नफरत कहाँ से करना शुरू करी थी। मैं आगे चल के अपना एक रेस्टोरेंट खोलूंगी जिसमें मैं रामेन सेल करूंगी। पर ऐसा क्यों? दरअसल मैं नहीं चाहती जो मेरे पेरेंट्स की सोच है मैं उस पे चलूं। उन्हें लगता है लड़की की शादी करा के वो एक हाउस वुमन की तरह रह सकती है, लेकिन मैं चाहती हूँ जो मेरे अंकल की शॉप है मैं उसके रामेन को आगे बढ़ाऊं और सब तक पहुँचाऊं। मैं चाहती हूँ अपनी मेहनत करके मैं आगे बढ़ूं और एक फ्री सोल की तरह रहूं। मेरे अंकल को भी बड़े लोग कभी पसंद नहीं थे, तो उन्होंने खुद शेफ बनने का डिसाइड करा और अपना रामेन शॉप खोला। जब भी मेरे पेरेंट्स मुझे भला बुरा कहते थे मैं अपने अंकल की शॉप में आ जाया करती थी। मेरे अंकल मुझे बिना कुछ बोले रामेन खिलाते थे जिससे कि मुझे बहुत अच्छा लगता। और मुझे नहीं पता ओगामी कुन तुम बिल्कुल ही मेरे अंकल की तरह मुझे लगते हो। जूजू के मन में चल रहा था, हाँ हाँ बेटा मैं तुम्हें लगूंगा क्यों नहीं, भाई 39 साल का बुढ़ा जो हूँ। लेकिन मैं तुम्हें सच बताऊँ मुझे वो रामेन बहुत पसंद आया। नॉरेन को सुन के बहुत अच्छा लगता है। अब आगे दोनों को अपने अपने रास्तों पे घर जाना था। नॉरेन भाई फिर से अपने उसी रूप में आते हुए कहती है, ओगामी कुन आज जो भी हुआ तो कल मुझसे स्कूल में फ्रैंको की बात बिल्कुल मत करना। जूजू कह रहा होता है भाई ये हिटलर बिल्कुल चेंज नहीं होगी। आगे वो दोनों एक दूसरे को गुड नाइट और बाय बोल के अपने अपने घर निकल चुकी होते हैं। पर मगर जूते भी नोटिस करता है नॉरेन को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया। जूजू सड़क में बैठ के अपने माथा पीट रहा था और वो कहता है